अभी हम लोग उपस्थित हैं कार्बी आंगलोंग के बोकाजान स्थित बोरमांथी के इलाके में, जो एक यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो पहाड़ी टाइप का दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे आए हैं दरअसल सिट्रोनेला के खोज में और इसके बारे में जानने के लिए। तो सिट्रोनेला इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ ग्रासी प्लांट विच इज़ ऑल्सो नोन एज लेमन ग्रास, लेकिन दोनों में अंतर है। सिट्रोनेला एंड लेमन ग्रास में अंतर अगर आप जानना चाहें तो सिट्रोनेला का जो लीफ होता है, जो ग्रासी लीफ होता है, वो थोड़ा रेडिश कलर का होता है, और जो लेमन ग्रास है उसको वो पूरा ग्रीन होता है। और यहाँ पे ये नियरली 100 एकर्स के लैंड पे ये फील्ड बनाया हुआ है, जिसमें आपका ये आप देख सकते हैं ये सारे ग्रासेस हैं। इसको सिट्रोनेला बोला जाता है और इसका यूज़ दरअसल एक सेंट के तौर पे यूज़ करता है, प्लस इसको पेस्टिसाइड को मारने के लिए, खास करके मॉस्किटो रिपेलेंट्स के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। और सिट्रोनेला कमर्शियली इसका प्रोडक्शन जो है एशिया के कुछ कंट्रीज़ में होते हैं, लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, बर्मा एंड श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज़ में इसको उगाया जाता है। और इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको पकाया जाता है फैक्ट्री में, जो हम वीडियो में आगे आप लोग को दिखाएंगे इसको फैक्ट्री में कैसे काम किया जाता है। और इसको विस्तार से जानने के लिए मेरे साथ आज है हमारे दोस्त, जो इस फील्ड का, इस बागान का मालिक है, राज पौडेल। राज जी, पहले तो आपको स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पे, और आपसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिट्रोनेला का प्लांट, इसमें ये कैसे, यहाँ पे आपका आइडिया कैसे आया कि इस पर आप कुछ कर सकते हैं या फिर इसको बिज़नेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पहले तो आपको हम स्वागत जनाते हैं। सबसे पहले तो माजिद जी, आपको और आपकी पूरी टीम का हमारे इस गार्डन पे स्वागत है। और जैसे कि आपने मुझे कहा कि इसको मतलब किस तरह से उगाया जाता है, ये सिट्रोनेला ग्रास को हम लोग किस तरह से इसको कॉमर्शियलाइज़ करते हैं, या क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या है इस चीज़ के लिए। तो इसमें ये होता है, देखिए माजिद जी, हमें सबसे पहले तो अच्छा खासा प्लॉट एरिया वो चाहिए होता है। और जहाँ तक एरिया का सवाल है, आप कौन सा स्केल पे इसका प्रोडक्शन चाहते हो, आपका मतलब क्या, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कितना आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप लैंड का प्लान करना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात यहाँ पे आती है वैरायटी। तो इसके अलग अलग वैरायटी है, जैसे कि जावा हुआ, फिर लेमन ग्रास हो गया, जो हमारे पास ये है। तो ये सारे चीज़ अगर हम लोग देखें तो अभी टॉप नंबर 1 पे है जावा। अगर जावा का हम लोग कल्टीवेशन कर पाएँ, अच्छा यील्डिंग, अच्छा उसका प्रोडक्शन अच्छा हमें मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि ये एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक सोर्स है, जिससे बहुत सारे फैमिली को हम लोग एक एम्प्लॉयमेंट का एक ऑप्शन दे सकते हैं, रोजी रोटी का एक ऑप्शन दे सकते हैं। और इसको कॉमर्शियल तौर पे एक अच्छी तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, जैसे कि इसका यूज़, वैरायटी ऑफ यूज़ है, एक ही चीज़ में इस्तेमाल नहीं। इसका हम लोग साबुन पे यूज़ होता है, ये जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं ना, सोप, उस पर फिर मॉस्किटो रिपेलेंट आपने जो कहा वो है। और यूएसए में तो इसका कैंडल भी बनता है, लैम्प बनता है इसका, जिससे मॉस्किटो भाग जाए ना। और फ्लोर मोपिंग, जैसे कि पोछा ओछा लगाने के लिए जो केमिकल बनता है, उसमें भी कई सारे उसमें यूज़ होता है। फिनाइल पे इसका यूज़ है। तो जैसे कि हम लोगों को पता चला कि इसका बहुत सारा वैरायटी ऑफ यूज़ है, तो उसी हिसाब से इसका कॉमर्शियलाइज जब हम इसको करते हैं तो एक अच्छा स्कोप इसमें माना जा सकता है। माजी जी, तो जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ है, तो क्या एक ही जगह पे, एक ही ज़मीन पे हर तरीके का वैरायटी उगाया जा सकता है, या फिर अलग अलग जगह, अलग अलग वैरायटी के लिए अलग अलग लैंड काइंड होना चाहिए? ये डिपेंड करेगा सॉइल क्वालिटी पे माजिद जी। जैसे कि जो सॉइल क्वालिटी हमें चाहिए होगा, अलग अलग वैरायटी के लिए अलग अलग रहता है। जैसे कि लेमन ग्रास के लिए अलग रहेगा, जावा के लिए अलग सा रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सॉइल टेस्टिंग एक बेटर ऑप्शन है। उसके बाद प्लांटेशन करने का कुछ रूल्स रहता है इसमें, कितने डिस्टेंस पे प्लांट करना है, वो सारा वो रूल को अगर फॉलो करें, रेनफॉल कितना रिक्वायरमेंट है, वो सारे चीज़ को अगर मद्देनज़र रख के अगर इस खेती को किया जाए तो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे वो बनाया जा सकता है। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि लोग धीरे धीरे फार्मिंग इंडस्ट्री को छोड़ करके वो आईटी इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो फिर से एक रिवोल्यूशन होना है और ग्रीन रिवोल्यूशन को शायद फिर से आना होगा, क्योंकि फार्मिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है, लोग बाग पता नहीं क्यों अपने खेती बाड़ी को, अपने ज़मीन जायदाद को छोड़ करके शहरों की तरफ भागते हैं और आईटी की तरफ जाते हैं।
अगर हम यहाँ पे ये जानना चाहें कि इसमें एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपने बताया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, इसमें कैसे क्या फ़ायदा हो सकता है? अगर इसका कोई खेती करता है तो उसका बिज़नेस एस्पेक्ट्स क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, और कितने समय में कितना बिज़नेस जनरेट हो सकता है, इसके बारे में आप ज़रा हमें बताएं। जहाँ पे बिज़नेस का स्कोप है यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप पौधे को लगा देते हो, प्लांटेशन जब हो जाती है सही तरीके से, अगर सही प्लॉट में अगर आप इसको प्लांटेशन करते हो, विदिन 2 to 3 मंथ्स, 3 से 4 महीने तक ये अच्छा आपको प्रोडक्शन मिल जाता है, जहाँ पे ये ईल्ड के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पे आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरी बात आती है आपका यूनिट, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होती है, तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा प्लांट लगाना पड़ेगा, जो कि हम आगे आपको ले चलेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आप अभी इसका जो क्वांटिटी ऑफ यील्डिंग, जितना आपको ऑयल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा प्लांटेशन है। अगर आप जावा को कंसिडर करते हो, जावा एक वैरायटी है यहाँ पे, तो उसका यील्डिंग बहुत ज़्यादा है, जो परसेंटेज कहा जाता है मे बी 1 क्विंटल पे लगभग 800-900 ग्राम का यहाँ पे, कभी कभी तो 1 kg का भी यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है प्रोडक्शन। तो ये डिपेंड करेगा लैंड का, सॉइल का फर्टिलिटी, क्वालिटी क्या है, और प्लस आपका ये जो पौधा आप लगा रहे हो, प्लांटेशन जो आप कर रहे हो, उस पर ये बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो ये जो ग्रास है या ये जो घास है, इसको आप काटते होंगे, फिर आप इसको फैक्ट्री में लेके जाते होंगे। अब फैक्ट्री में इसको कैसे आप वो करते हो, वो आप हमें कैसे बताएंगे? इसमें एक कंप्लीट एक प्रोसेस रहता है माजी जी। जैसे कि पहले तो हम ग्रास को काटा जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है, उसके बाद इसे हम लोग लेके जाते हैं। इसका एक प्रोसेस रहता है, ऑयल एक्सट्रैक्टिंग का एक प्रोसेस रहता है, उसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो कि हम लोग फैक्ट्री पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कंप्लीट एक डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ये प्लांट को गुजरना पड़ता है, तब एक ऑयल एक्सट्रैक्शन वहाँ पे होता है, जो कि हम लोग आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे कि फैक्ट्री में जाकर के इसको कैसे फर्दर इसका ऑयल बनाया जाता है। अब हम लोग आ पहुँचे हैं इनके फैक्ट्री में। अब इनसे हम जानेंगे कि फैक्ट्री का कैसा सेटअप किया है इन्होंने, और इसमें क्या कुछ अरेंजमेंट है, यहाँ से क्या कुछ करते हैं, और यहाँ से आगे इसको कमर्शलाइज कैसे करते हैं। साथ ही आप हमें बताएं कि यहाँ पे जो ये फैक्ट्री सेटअप किया, इसका क्या अरेंजमेंट है, किस तरीके से आपने किया, कोई ऐसा सेटअप जो आपको बाहर से लाना पड़ा या फिर सब लोकली अरेंज? माजिद, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑलरेडी मतलब बहुत पहले से यहाँ पे करते आ रहे हैं। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब बहुत पहले से ये लोग करते आ रहे हैं, तो ये लोकली मेड हो जाता है। अभी पहले तो हमें कहीं दूर से लाना पड़ता था, जैसे कि तिनसुकिया से या फिर कहीं और से लेके आना पड़ता था। कई सारे लोग तो हैदराबाद से भी लेके आ रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे लोकली यहाँ के जो फैक्ट्री जो बनाने वाले हैं वो यहाँ पे लोकली बना लेते हैं, तो लोकली मेड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बाकी रहा जहाँ तक मतलब यहाँ पे सेटअप करने के बाद फिर आगे का ये क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूँ। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसको कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो जैसे कि रॉ मटेरियल आपको पता ही, ये जो घास रहता है ये रॉ मटेरियल हो गया अपना। तो इसमें क्या होगा, जब हम यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उसको यहाँ पे स्टीम के थ्रू इसको बॉईल किया जाता है। और तो इसमें क्या होता है, एक सेपरेशन का प्रोसेस रहता है। वो स्टीम एक कंडेंसर रहता है, वहाँ पे एक कंटेनर रहता है जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं, और तो वहाँ पे जाके वो कंडेंस हो जाता है। तो उसके बाद वहाँ पे ऑयल और वाटर सेपरेट होकर एक सेपरेटर हम लोग को अलग सा कंटेनर आता है, तो उसमें वो ऑयल, तेल और वाटर, पानी जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो हमें एक अलग सा ऑयल एक्सट्रैक्शन का वहाँ पे एक प्रोसेस वहाँ पे है, तो वो हमें मिल जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो वो प्रोसेस है यहाँ पे। तो ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा टैंक है, उसके ऊपर से नीचे आपका जो आग लग रहा है, आग जला रहे हैं, और उसमें टैंक को हम देख करके समझ पा रहे हैं कि इसमें
बहुत सारे पाइप्स हैं जिसमें आपने जैसे बताया वाटर एंड ऑयल सेपरेट करते होंगे। तो ये टैंक का कैपेसिटी क्या है, और इसका ये टैंक भी आपने बताया कि लोकली मेड, राइट? तो अगर ये लोकली मेड है तो इस तरीके का अगर कोई बनाना चाहे क्या कॉस्ट पड़ता होगा? सबसे पहले तो जैसे आपका पहला सवाल रहा, तो हमें जो दिख रहा है अभी, मतलब बिगिनिंग से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो इसमें क्या है कि ये जो आग जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे हीटिंग किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। हीट किस चीज़ को किया जा रहा है? वो जो इससे ठीक ऊपर का आपको एक कंटेनर दिख रहा है, वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे पानी है, वहाँ पे वाटर है। तो जैसे यहाँ पे हीटिंग किया जाता है तो पानी जो है वो बॉयल हो जाती है। तो बॉयल होने के बाद वहाँ पे वेपर बनता है। तो वो वेपर, वो छोटा सा पाइप आपको नीचे दिखेगा, वो वेपर ये ऊपर वाला जो कंटेनर है उसके थ्रू वहाँ पे वो वेपर चली जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो रॉ मटेरियल वहाँ पे घास रहता है, वहाँ पे रॉ मटेरियल रहता है, तो घास का जो ऑयल रहता है, ऑयल और वेपर के साथ मिक्स हो जाता है। तो मिक्स होने के बाद ऊपर आपके एक पाइप दिखेगा, वहाँ से ऑयल और वेपर का जो मिक्स है वो वहाँ से अगले कंटेनर, जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, वहाँ पे वो आके कंडेंस हो जाता है। यानी कि तेल और ऑयल वहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। अलग से कंटेनर आपको दिखेगा, वहाँ पे पानी और तेल वहाँ पे मिक्स होकर वहाँ पे आ जाता है। और जैसे कि आप सबको मालूम है, ऑयल क्या होता है, हल्का रहता है, लाइट रहता है। तो ऑयल जो रहता है वो ऊपर ही रह जाता है। तो ऊपर रहने के बाद ऊपर से धीरे से एक हम लोग वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो यहाँ पे इसको ऑपरेट करने के लिए कितने सारे एम्प्लॉय, अमूमन तरीके से देखा जाए यहाँ पे जैसे अभी हम देख रहे हैं एक जनाब है और वो जो है आग का कंट्रोल कर रहे हैं, और कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है या फिर सिर्फ एक ही आदमी से? यहाँ पे मतलब अगर एक यूनिट का अगर आप पूरी तरह से फुल फ्लेज फंक्शन करना चाहते हो तो 3 से 4 लोग इसमें काफ़ी है। तो उन लोग आराम से इस चीज़ को चला सकते हैं। एक दिन में यहाँ पे कितना लीटर तेल निकल जाता होगा? ये डिपेंड करता है, ये शिफ्ट वाइज रहता है, और आपका जो घास का जो क्वालिटी है, घास का जो रॉ मटेरियल का जो क्वालिटी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो एवरेज के तौर पे आप मान सकते हैं 3 to 4 लीटर पर शिफ्ट। जो पर शिफ्ट रहता है आपका लगभग 3 से 4 घंटे का पर शिफ्ट एक शिफ्ट रहता है। तो एक शिफ्ट में कितने लीटर निकल? इस शिफ्ट पे वो आप एवरेज मान के चल सकते हैं 3.5 to 4 लीटर। ओके। और अच्छा अगर ग्रास का क्वालिटी अगर अच्छा रहा तो इवन यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 लीटर। पर लीटर का कॉस्ट क्या है? डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिनेरियो। अभी मार्केट का जो सिनेरियो रहेगा उस हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन मार्केट डिमांड के ऊपर, मार्केट डिमांड के ऊपर जो है डिपेंड रेट वेरी करता है। तो आज हमने आपको इस वीडियो में दिखाया कि सिट्रोनाला का प्रोडक्शन कैसे होता है, या फिर इसकी क्या क्या क्वालिटी है, इसमें इसका बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है, इसको कैसे कमर्शलाइज किया जा सकता है। फैक्ट्री में भी हमने आपको दिखाया कि फैक्ट्री में किस तरह के इंतजामात हैं और कैसे इसको फर्दर फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे इसको निकाला जाता है फैक्ट्री से। इसी तरीके के वीडियो में बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़िए, और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम इस तरीके का वीडियो पब्लिश करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। Have a very wonderful time ahead. Keep watching. Stay tuned.